वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने बताया था डायपोल मोमेंट के बारे में कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। आज हम उसके बारे में आगे बताएंगे आपको कि डायपोल मोमेंट से हमें क्या फायदा हुआ, हमें क्यों जरूरत पड़ी डायपोल मोमेंट की। बिना डायपोल मोमेंट के भी तो हमारा काम चल सकता था। तो डायपोल मोमेंट का बताने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड, यानी कोई भी अगर हमारा आयनिक कंपाउंड होगा तो वो ना तो कंप्लीटली आयनिक होगा, और कोई भी अगर हमारा कोवलेंट कंपाउंड है तो ना वो 100% कोवलेंट होता है। कुछ जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आयनिक करैक्टर होता है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर होता है। तो जो पोलराइजेशन है ये हमारा ये बताता है कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हमारा आयनिक करैक्टर क्या है। तो कल आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई चार्ज है प्लस q and minus q which is separated by the distance d, then dipole moment will be given by mu is equal to modulus of q into d. This is the dipole moment. Dipole moment is a vector quantity which have both magnitude as well as direction. पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर वगैरह में। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। अब हमेशा जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को होती है, कि जो हमारा एटम होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे मान लीजिए हमने HCl बनाया, तो अगर H पे प्लस चार्ज हुआ, C पे माइनस चार्ज, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो कैद की तरफ होगी, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को होती है। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का मैटर है। अब डायपोल मोमेंट का फायदा क्या है हमें, मतलब डायपोल मोमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात है पोलर एंड नॉन पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड। एक तो डायपोल मोमेंट हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर का मतलब है कि अगर उसके अंदर डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है तो पोलर होगा, यानी वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। अगर डायपोल मोमेंट हमारा क्या है, इक्वल टू 0 है, तो वो नॉन पोलर होगा। दूसरा है आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका डायपोल मोमेंट होता है 1.78 डी। डी इसकी यूनिट कल मैंने आपको बताया था 1.78 डी। और अगर हम HCl की बात लेते हैं तो HCl का जो डायपोल मोमेंट होता है 1.07 डी। इसका मतलब क्या है, HF हैव मोर आयनिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू HCl। हालांकि देखो कोवलेंट कंपाउंड है ये। अब आप कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड क्या है, आपको बताया था वो कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन पर क्या आता है, प्लस चार्ज, और फ्लोरीन पर हम क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या देखते हैं, माइनस चार्ज। और जिन पे प्लस माइनस चार्ज होता है वो पोलर नेचर में हो जाते हैं। तो दिमाग में बात आती है कि जब हमारा आयनिक कंपाउंड में हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देखा था, तो हमारा इनमें कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए बात ये होती है कि जो भी कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, ना तो 100% वो कोवलेंट होगा, और कोई अगर आयनिक कंपाउंड है वो 100% ना आयनिक कंपाउंड होगा। अगर किसी के अंदर 50% से ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होता है तो उसे कोवलेंट मान लेते हैं। अगर उसके अंदर 50% ज्यादा आयनिक करैक्टर होता है तो उसे आयनिक मान लेते हैं। यानी अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कुछ कोवलेंट करैक्टर होगा, और कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसके अंदर कुछ आयनिक करैक्टर होगा। तो ये जो हमारा पोलराइजेशन है वो आपको ये बताता है कि आप किसी भी कोवलेंट करैक्टर में, कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करैक्टर कैसे देखेंगे। तो हमें पता चलता है पहले करैक्टर पोलर नॉन पोलर। कल आपको बताया था पोलर कौन से होते हैं, जिनका डायपोल इक्वल टू 0 होता है, जैसे ये वाला नॉन पोलर, और जिनका ग्रेटर देन 0 होता है वो पोलर होते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे HF का डायपोल 1.78 डी, ये यूनिट से हम निकालते हैं इसको, और इसका कितना होता है 1.07 डी। तो तब ये हमारा कितना है, इसका ज्यादा है इसके अंदर, यानी है तो ये भी कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन इसके अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, इसके अंदर आयनिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। अब अगर मान लीजिए आगे क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्वेश्चन आपसे बोलता है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये,
वो आपसे कहेगा बताइएगा CO2 भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और H2O भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसे हमारे ट्राई एटॉमिक, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 3 एटम है, इसमें 3 एटम है। तो कहता बताइएगा ये हमारा नॉन पोलर है और इसकी क्या हमारी लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर आप जान रहे हैं, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर कहलाती है। और ये हमारा क्या पोलर है और इसको बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर, बेंट स्ट्रक्चर या वी शेप, इसको बेंट या वी शेप बोलते हैं। तो ये लीनियर, ये हमारी वी शेप या बेंट स्ट्रक्चर कहलाती है। तो क्वेश्चन आपका यही है कि बताइए दोनों में तीन हमारे क्या है एटम है, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर, ये नॉन पोलर यानी डायपोलमेंट 0, इसमें भी 3 एटम, इसका डायपोलमेंट ग्रेटर देन 0 और ये हमारा क्या है वी शेप या बैंड स्ट्रक्चर या एंगुलर स्ट्रक्चर बोल देते हैं। इसका तीसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर, एंगुलर स्ट्रक्चर। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन में देखते हैं तो ये इसके अंदर 2 बॉन्ड है हमारे, एक तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये है। इससे मतलब नहीं होता कि वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, यानी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये वाला है और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमारा ये वाला है। अब अगर हम आपको बताया था डेवलपमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो किधर को होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ को। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आपको जरूरत पड़ रही है, आपको थर्ड चैप्टर में बताया था कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमें एरो जो लगाएंगे, एरो किसी किधर किधर को लगाएंगे। भाई हमने इस एरो को इधर को क्यों नहीं लगाया, हमने ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ भी तो लगा सकते थे, नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा किसके द्वारा दिया जाएगा, कार्बन के द्वारा ऑक्सीजन को, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए एरो की डायरेक्शन इधर होगी। तो जो इस बॉन्ड का डायरेक्ट डायपोल मोमेंट है वही इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है, लेकिन क्या है यहां पर डायरेक्शन अलग है। अब आप कहेंगे डायरेक्शन का क्या मतलब है जी, डायरेक्शन का मतलब मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं, हालांकि आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर इसका मैं डायपोल मोमेंट μ1 मान लेता हूं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट सॉरी मैं μ2 मान लेता हूं, तो टोटल म्यू बराबर हो जाएगा μ1 प्लस μ2। दोनों सेम बॉन्ड है, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है प्लस 2.3 डी, तो इसका कितना होगा माइनस 2.3 डी। आप कहेंगे आपने कैसे निकाल दिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि भाई आप 2.3 डी निकाल के दिखाइएगा, आपको पता, आपको बताने के लिए बताया मैंने कि ये इतना होता है, ये आपको निकालना वकालना ये सब हायर एजुकेशन की बात है, आपके यहाँ की बात नहीं है। तो अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा 2.3 डी प्लस माइनस 2.3, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो इक्वल टू 0 आता है। इक्वल टू 0 आने का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 आने का मतलब ये होगा कि ये 0 आपके बराबर हुआ, तो इसका मतलब क्या है डायपोलमेंट 0 हुआ, डायपोलमेंट 0 होने के कारण ये क्या है आपका नॉन पोलर होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगी। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर डायपोलमेंट 0 है, नॉन पोलर हो गया। अब अगर हम यहां बात करते हैं, देखिए अगर हमारे डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट, मान लीजिए ये एक डायपोल मोमेंट है एक बॉन्ड का, ये दूसरे का है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे को खत्म करते हैं, ये हम जनरल यूज जानते हैं। यानी अगर ये एक दूसरे डायरेक्शन में होंगे, एक अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन जा रहा होगा, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे डायपोल मोमेंट सारे एक ही डायरेक्शन में है तो वो ऐड होते हैं, और वो अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो वो क्या होते हैं, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल में देखता हूं H2O में, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन ज्यादा होती है हाइड्रोजन कम होती है, तो इस OH बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा उसको मैं ऐसे बनाऊंगा एरो के द्वारा, और इस वाले को बनाऊंगा मैं ऐसे OH के द्वारा, बना दिया। क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, इसकी डायरेक्शन भी इधर को होगी। अब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर तो अपने आप ही में क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर को हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन से जो हमारा बॉन्ड मोमेंट है वो किधर को जाएगा, लॉन पेयर की तरफ। जब तीनों एक डायरेक्शन में तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सब जुड़ जाएंगे, तो आप देख रहे हैं सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा डायपोल मोमेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, मॉलिक्यूल हमारा वी शेप होगा, इसको वी शेप बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी कि बताइएगा CO2 लीनियर स्ट्रक्चर दिखाता है और आपका H2O बेंट स्ट्रक्चर दिखाता है, तो आप बोल देंगे सिंस
In CO2, individual bond moment cancel to each other, so they have zero dipole moment. Therefore, CO2 have linear structure and non-polar in nature. On the other hand, in H2O, the individual bond moment of two OH bond, एक OH bond ये हुआ, मेरे हाथ को ध्यान समझिएगा, दूसरा OH bond हमारा ये हुआ, as well as orbital moment, इसको बोलते हैं orbital moment of lone pair of electron are in same direction, so they get added, therefore dipole moment of H2O become greater than 0 and they have V-shape structure. Okay. नेक्स्ट बात आती है आपकी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। अभी तो हमने ट्राई एटॉमिक की बात करी थी, अब क्या आएंगे हमारे टेट्रा एटॉमिक। आप देखिए BF3 जो है हमारा वो टेट्रा एटॉमिक है, 1 2 3 4 4 एटम्स है। सिमिलरली इन NH3 देयर आर 4 एटम, 1 2 3 4 क्या भी। नाउ अब हम यहां देखते हैं, हम क्या देखेंगे इसमें क्या है हमारा, इस बॉन्ड का चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सबसे ज्यादा आपको पता है, तो बोरॉन से बॉन्ड किधर जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए क्या होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं ना लगा करके ऐसे, ये रिजल्टेंट है, ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इन बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है ये इस डायरेक्शन में और ये ऊपर को, तो ये रिजल्टेंट इस बॉन्ड मोमेंट को खत्म कर देगा, इसलिए क्या होगा हमारा इसका डेवलपमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, इसमें क्या है, इसमें 3 NH बॉन्ड है, एक NH बॉन्ड, 2 NH बॉन्ड, 30 NH बॉन्ड। अब अगर हम इनके अंदर बात करते हैं NH बॉन्ड के बारे में, तो यहां क्या होगा बेटा, यहां ये हो जाएगा कि जो हमारा इस बॉन्ड का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी है, हाइड्रोजन ज्यादा होती है, इसका भी इधर को होगा, इसका भी इधर का होगा। और ये क्या है हमारा ऑर्बिटल मोमेंट, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोमेंट, ये बॉन्ड मोमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड मोमेंट, ये क्या कहलाएंगे, ये ऑर्बिटल मोमेंट। अब ये तीनों एक डायरेक्शन में, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, जुड़ जाएंगे, जुड़ने के कारण क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये आपका ट्राइगोनल, इस ट्राइगोनल प्लान स्ट्रक्चर कहलाती है, अभी आपको आगे बताएंगे। इसका डायपोल मोमेंट 0 और इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। ये हमारी ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर कहलाती है, ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पिरामिडल, PYRIMA, पिरामिडल। ये पिरामिड स्ट्रक्चर कहलाता है, पिरामिड की तरह है। तो हमने ट्राइएटॉमिक के बारे में पढ़ लिया, टेट्राएटॉमिक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखिए पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है तो 5 एटम हो। अब आप मीथेन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो यहाँ पर, ये हमने क्या करा, 4 CH बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या है, 3 तो हमारे किस डायरेक्शन में है, ऊपर को, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर होगा, हमारा ऊपर की डायरेक्शन में होगा। और इस बॉन्ड का जो बॉन्ड मोमेंट है वो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में। तो ये मोमेंट, ये रिजल्टेंट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो नीचे आएगा, ये ऊपर को, ये नीचे हो गए, क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। उसके बाद में क्या होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 बराबर होगा, यानी ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। लेकिन अगर हम बात करते हैं CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म की, तो वो थोड़ी पोलर नेचर में होती है। क्यों, वो इसलिए होती है कि अगर हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये वाला बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब कार्बन क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, और इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, नीचे को आएगा सबका। इन तीनों बॉन्ड जो रिजल्टेंट होगा इन तीनों का होगा। तो ये भी और ये भी क्या है, हमारे सेम डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, इसी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आप इस तरह से बता दोगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा ये पोलर होगा और ये क्या होंगे हमारे नॉन पोलर होगा। अब नॉर्मल हम ये बात मान के चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि क्या माना गया, या हम किसी बॉन्ड को कैसे पता करेंगे, अगर हम डायपोल मोमेंट नहीं निकालते, हमारे पास वो प्रोसेस नहीं डायपोल मोमेंट निकालने का,
तो हम कैसा पता करें कि मॉलिक्यूल हमारा पोलर है नॉन पोलर है? ठीक है, ये किसके अंदर हमारा ज्यादा आपका कोवलेंट करैक्टर है या आपका आयनिक करैक्टर है? तो उसके लिए एक सिंपल लॉजिक माना गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं उनके एटम के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.7, अगर 1.7 है देन तब क्या होगा? देन बॉन्ड आर 50%, देन बॉन्ड आर 50% आयनिक एंड 50% कोवलेंट। यानी अगर 1.7 है तो 50% बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। एंड 50% क्या होगा? आयनिक। यानी दोनों करैक्टर होंगे इस बॉन्ड के अंदर। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो 1.7 से, यानी डिफरेंस जो हम डिफरेंस ले रहे हैं वो ग्रेटर देन हो 1.7 से, तो बॉन्ड आयोनिक, बॉन्ड को आयोनिक माना जाता है। और यदि ये डिफरेंस हमारा क्या हो लेस देन 1.7 से, तो बॉन्ड क्या होगा हमारा? कोवेलेंट मान लिया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे बता रहे हो जी आप, हम तो समझे नहीं, हम कैसे कोवेलेंट माने कौन से आयनिक माने? देखो इसको हम यही समझते हैं, अगर हम बात करते हैं आपकी HCl की, सपोज करो हमने HCl लिया, ये HCl है। HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिव में हाइड्रोजन की तो होती है 2.1, मैंने बताया था इनको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूलेंगे तो आपको ये निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसकी कितने है 3.0। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.9। इट मींस 0.9 इज लेस देन 1.7। तो बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। बॉन्ड कोवेलेंट है ये, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं HF की, हमने क्या लिया? HF लिया। HF में क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी कितनी हमारी 2.1। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.9। 1.9 ग्रेटर देन 1.7, बॉन्ड इज आयोनिक। क्या बॉन्ड हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा, ठीक है। तो HF को हम मोस्टली आयनिक मानते हैं, इस और HCl को क्या मानते हैं? कोवेलेंट मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा है। और ले लो कोई आप मॉलिक्यूल लेते हैं, मान लीजिए आपने NaCl लिया, आपको क्या पता चला ये कोवेलेंट है आयनिक है, हमें क्या पता जी कौन सा है? तो आप इसकी देखेंगे तो इसकी लगभग 0.8 के करीब होती है, और इसकी कितनी होती है 3। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 2.2 ग्रेटर देन 1.7, ठीक है। इट मींस इट मींस इट इज इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 1.7, सो बॉन्ड इज आयनिक। तो बॉन्ड क्या होगा हमारा? आयनिक हो जाएगा। तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल हमारा आयनिक है या कोवेलेंट है, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पूरी बताई। तो इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है, आपको बताओ कि CO2 नॉन पोलर लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, H2O एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर रखता है, ये पोलर है ये नॉन पोलर है। वो पूछेगा ये आपका डायपोल मोमेंट इसका क्या है, आपका ये BF3 में 3 एटम है, BF3 में 4 एटम है, NH3 में 4 एटम है, NH3 पोलर है, BF3 क्या हमारा? BF3 हमारा नॉन पोलर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। अब इसके बाद आगे बात आती है आपका फैजान रूल और पोलराइजेशन। ओके, फैजान रूल और पोलराइजेशन।
ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये डायपोल मोमेंट के द्वारा बता देते हैं कि मॉलिक्यूल आपका आयनिक, उसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है या कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से आपकी बात आती है नेक्स्ट, पोलराइजेशन। अभी तक तो आपने पढ़ा कि कोई कंपाउंड अगर हमारा कोवलेंट, ये सब कोवलेंट कंपाउंड थे, तो इनके अंदर आयनिक करैक्टर है क्या नहीं है, उसको हमने पता करा। अब इसके बाद में आता है, अगर हमारा कंपाउंड आयनिक है तो उसके अंदर हमें कोवलेंट करैक्टर निकालना है, उसको निकालते हैं पोलराइजेशन से। ये पोलराइजेशन कहलाता है। मान लीजिए हमारा लिथियम है और ये हमारा क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड आयन है, ये प्लस ये माइनस। नॉर्मल क्या होता है, ये एनायन का साइज आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, और ये मैंने डॉटेड डॉटेड बनाया। चलो मैं इसको ब्लैक पेन से बना देता हूं, आप समझ लेंगे फिर, ऐसा समझ लीजिएगा। तो क्या होगा, जो हमारा लिथियम कैटायंस होता है, ये क्लोराइड आयंस के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, यानी इसके नेगेटिव चार्ज को। तो जब खींचेगा तो इसका साइज जो है डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म का मतलब चेंज हो जाएगा। ये तो पहले आपको दिखाई देगा, ये कैटायन, ये एनायन। कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन साइज बड़ा होता है। एनायन स्फेरिकल, आपका कैटायन भी स्फेरिकल है, एनायन भी स्फेरिकल है। लेकिन होता क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचता है। किसके, क्लोराइड आयन के। जिसके कारण इसका जो एनायन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसको डिस्टॉर्टेड बोलते हैं, यानी उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो ये शेप बिगाड़ देना किसके द्वारा, लिथियम आयन के द्वारा क्लोराइड आयन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी द फिनोमिनन ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन बाय पॉजिटिव चार्ज कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर विल बी कोवलेंट करैक्टर इन ए मॉलिक्यूल। जितना हमारा पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतना कोवलेंट करैक्टर क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारा पोलराइजेशन का मतलब क्या है। अब पोलराइजेशन के लिए कुछ रूल बताए गए थे। पहला रूल तो ये था, ये फैजान का स्टेटमेंट है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन और ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी कोवलेंट करैक्टर या ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कोवलेंट करैक्टर है। यानी LiCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये लिथियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। इनके बीच में बॉन्ड बना कैटायन, यानी जब मेटल नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है तो कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में ये, लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ कोवलेंट करैक्टर भी है। तो उसको बताने के लिए फैजान ने अपना रूल बताया था, जिसको बोलते हैं फैजान रूल। तो उन्होंने क्या बताया था कि जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, तो जितना इसका साइज छोटा होगा उतना ही इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज स्फेरिकल के बजाय कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल साइज हो जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लो, एक बैलून है आपके हाथ में, और उस बैलून को अगर आप पकड़ के खींचने लगेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है क्लोराइड आयन का, उसको लिथियम आयन अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसका साइज क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन या डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन माने शेप बिगाड़ देना। और ये घटना क्या कहलाती है, हमारी पोलराइजेशन कहलाती है। पोलराइजेशन के लिए उन्होंने अपने 3 पॉइंट दिए बताए थे, जिनको बोलते हैं फैजान रूल। तो पहला फैजान रूल में क्या बताया था, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन। यानी जितना कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, उतना ही पोलराइजेशन ज्यादा होता है। दूसरा उन्होंने कहा था, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जितना कैटायन और एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हमारा कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होता है। तीसरा क्या बताया था उन्होंने, तीसरा उन्होंने कहा था, सूडो कैटायन कॉजेज मोर पोलराइजेशन देन इनर्ट गैस कैटायन। यानी जो हमारी सूडो इनर्ट गैस कैटायन होती है। अब आप कहेंगे सूडो इनर्ट गैस कैटायन क्या है। सूडो इनर्ट गैस कैटायन का मतलब होता है कि जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो, वो सूडो इनर्ट गैस कैटायन कहलाती है। उसको हम सूडो इनर्ट गैस कैटायन बोलते हैं। आप कहेंगे मतलब क्या है जिसका, देखो एक तो कंपाउंड हमारा NaCl है, हमने क्या लिया, हमने लिया आपका NaCl। तो अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, Na का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2,
2p6। अब ये Na+ है और इसने बॉन्ड बनाया आयनिक बॉन्ड Cl- के साथ, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद में क्या है आपका 3p6। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस सेल में, तो ये क्या है हमारी, ये हमारी इनर्ट गैस कैटायन है, इनर्ट गैस कैटायन, ये इनर्ट गैस कैटायन कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं CuCl की, ये क्या हमारा क्यूप्रस क्लोराइड, तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, इसका एटम नंबर 29 होता है, तो यहां तो वही रहेगा आपका 287 में ऐसे लिख 288 में ऐसे लिख देता हूं इसमें, इस पर प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, और इसमें क्या होगा, यहां पर इसका हो जाएगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s क्या होगा 4s0। तो अब आप यहां देख रहे हैं इसमें कितने हैं 10 6 और 2 18, तो इसमें कितने हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्टेबल, ऐसी 18 इलेक्ट्रॉन वाली भी क्या है स्टेबल होती है। लेकिन हम इनर्ट गैस किसको मानते हैं, जिसके वैलेंस सेल में 8 हो, लेकिन इसके सेल में क्या 18। तो जैसे आपका उसका क्रिप्टन का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर किसका हो गया हमारा कॉपर का। तो अगर हम बात करें कि NaCl ज्यादा कोवलेंट है या CuCl ज्यादा कोवलेंट है, तो ये रूल ये कहता है कि जिसके पास सूडो इनर्ट गैस कैटायन होगी, तो ये सूडो इनर्ट गैस कैटायन है, वो ज्यादा पोलराइजेशन कॉज करती है, और ज्यादा पोलराइजेशन कॉज करने के कारण जो आपका ये CuCl है, इसके अंदर ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा और NaCl के अंदर कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये आपको फैजान रूल की बात आती है, ये आपको फैजान रूल बताया जाता है कि फैजान रूल हमारा क्या होता है। तो फैजान ने इसको बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैजान रूल। फिर समझ लीजिएगा, जो आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा, डायपोल मोमेंट तो आपको ये बताता है किसी भी कोवेलेंट कैरेक्टर में आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, उसको हम डायपोल मोमेंट से पता करते हैं। और अगर हमें किसी भी आयनिक कंपाउंड, LiCl आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर हमें ये देखना है कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा हो किस में कम होगा, तो उसको हम फैजान रूल से निकाल देते हैं। उसको बोलते हैं फैजान रूल फॉर पोलराइजेशन, यानी द डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन by positive charge cation is known as polarization. Greater the polarization, greater will be covalent character. जितना पोलराइजेशन हमारा ज्यादा होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा। यही हमारा फैजान रूल कहलाता है। तो आपसे पूछेगा डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन पूछे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और आपसे पोलराइजेशन आपसे पूछे पोलराइजेशन क्या हो वो उसको आप बता देंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी तक आपने तो क्या पढ़ा था, इनर्ट गैस कैटायन, यानी जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन आपका क्या यहाँ पर क्या आ गई, ये सूडो इनर्ट गैस कैटायन आ गई, यानी जिसके वैलेंस शेल में क्या हो 18 इलेक्ट्रॉन हो, सूडो इनर्ट गैस कैटायन। तो ये कंपाउंड हालांकि आयनिक है, क्योंकि इसके अंदर क्या मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, ये भी क्या हमारा आयनिक है, लेकिन इसकी एक अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर इसके मुकाबले ज्यादा होगा, उसके अंदर कम होगा, इसके अंदर ज्यादा होता है। तो इस तरह हम इनको निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। उसी तरह से आपसे पूछ लेते हैं, मान लीजिए वो कहने लगे कि बताओ भाई NaCl ज्यादा आयनिक है या MgSO4 ज्यादा आयनिक है, ठीक है। या वो ये कहते हैं बताओ भाई कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा, तो इसमें अब दूसरा रूल फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा कि ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब आप देख रहे हैं इस पे +2 चार्ज है, इस पे क्या -2 चार्ज है, तो इस पे चार्ज ज्यादा, इस पे ज्यादा, इस पे क्या +1 -1, ठीक। तो यहाँ ये रूल फॉलो होता है कि क्या है, ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन ग्रेटर विल बी पोलराइजेशन, यानी NaCl के मुकाबले MgSO4 में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट हमने समझ लिए फैजान के। ये सूडो इनर्ट गैस कैटायन वाला हुआ, ये ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन एनायन वाला हुआ। अब आप कहेंगे जी आपने पहले वाले के ऊपर तो एग्जांपल बताया नहीं, पहले वाले का एग्जांपल तो सीधा है आपका, कौन सा है, अगर आप बात करते हैं NaCl और LiCl की, अगर आप LiCl और NaCl लेंगे तो आप यहां देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं लिथियम की, तो लिथियम का साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्यों, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तो केवल, और यहाँ पर क्या होगा 1s2
2s2 और 2p6। इसका मतलब क्या है, सोडियम कैटायन जो बड़ी है और लिथियम कैटायन क्या है, छोटी है। उन्होंने क्या बताया था कि जितना छोटा साइज हो कैटायन का उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा पोलराइजेशन ज्यादा होता है। इसीलिए इसीलिए हमारा ये तीनों रूल फॉलो होते हैं जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है जी, समझ में आ गई बात आपको? मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पोलराइजेशन और डायपोलमेंट की बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी रेजोनेंस। क्या होगा रेजोनेंस, समझ लीजिएगा। रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस का मतलब ये समझते हैं हम। सपोज कीजिए मैंने ओजोन की स्ट्रक्चर बनाई। ओजोन की स्ट्रक्चर में कैसे बनाऊंगा, ओजोन की स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बना के भी दिखाई थी। मान लीजिए मैं ओजोन की स्ट्रक्चर बनाता हूं 1 2 एंड 3। यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने क्या किया, इसके दो इलेक्ट्रॉन मैं इधर बनाता हूं बॉन्ड बनाने के लिए, मुझे थोड़ी यहां पर ये इन्होंने क्या कर दिया, दोनों में शेयरिंग कर दिया और ये इसने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दे दिया। तो स्ट्रक्चर क्या बन गई हमारी, ये स्ट्रक्चर बनी O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। उसके बाद यहां पर क्या 1 2 हुआ। ये कह रहे हैं ये स्ट्रक्चर ये ऐसे ही बन सकती है जैसे मैंने अब आपको बना के बताई। ठीक, ये कह रहे हैं जरूरी नहीं बॉन्ड इसके साथ बने, इस ऑक्सीजन की इससे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। वो कहता हो सकता है ये स्ट्रक्चर ना, ये बॉन्ड इससे ना बन करके बॉन्ड क्या बने हमारा, ये बॉन्ड ऐसे बन सकता है। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बन जाए तो 1 2 3 4 5 6 और यहां पर क्या है हमारा डबल बॉन्ड आ जाए 1 2 3 4 1 2। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी और आएगी, ये ऑक्सीजन हमारा यहां आया, ये ऑक्सीजन हमारा यहां आया। उसके बाद में क्या है हमारा ये इनके बॉन्ड को हम एस दिखा देते हैं, ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर आपको कहलाती है इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग और कैनोनिकल। इनको रेजोनेटिंग या कैनोनिकल, तीसरा नाम भी होता है, या इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक, और इमेजनरी, इमेजनरी भी कहते हैं इनको। ये क्या कहलाती है जो आपको स्ट्रक्चर बताइए, ये हमारी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो बेटे सारे टॉपिक अब नए नए हैं। ये क्या होती है हमारी एक्चुअल, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। इट मींस neither this molecule nor this molecule describe whole properties of ozone, but this molecule describe whole properties of ozone and this phenomenon is known as resonance। ठीक है, तो अभी आप इसको समझिए, हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, बाकी आपको कल बताएंगे। अभी आप इनको ज्यादा करा दूंगा तो आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कभी अभी आ रहा यहीं तक छोड़िए, नेक्स्ट टर्न आपको बताएंगे इससे आगे। थैंक यू। एक मिनट रुक जाना बेटा।